हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज स्टडी चैनल से राज सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, बट उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी तरीके से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, बट उसका खुद का घमंड उसे बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। तो मेहनत करते रहिए कि वो दिन जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों वो दिन जल्दी ही आने वाला है, तब लोग कहेंगे कि मैं पहले से जानता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हम जो पाकिस्तान में स्थल प्राप्त हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो अपने देश हिंदुस्तान में जो स्थल प्राप्त हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले लिखिए पाकिस्तान के स्थल, पाकिस्तान के स्थल। दोस्तों सिंधु क्षेत्र में जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। दोस्तों सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी लगभग 1921 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी। दोस्तों हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और किसके संरक्षण में की गई थी? तो दोस्तों जॉन मार्शल के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? जॉन मार्शल के संरक्षण में। दोस्तों जॉन मार्शल उस समय के पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक माने जाते हैं। दोस्तों जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी स्थान है। दोस्तों कहां पर? पाकिस्तान में। माउंट गोमरी स्थान है कहां पर? पाकिस्तान में। दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा हमारा आएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा आएगा? मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। जब हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, उसके तुरंत एक साल बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो राकल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राकल दास बनर्जी के द्वारा। राकल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। दोस्तों किसके संरक्षण में की गई थी? तो जॉन मार्शल थे दोस्तों, उस समय के पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक। इनके संरक्षण में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में राकल दास बनर्जी के द्वारा। दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर एक जिला पड़ता है दोस्तों लरकाना। कौन सा? लरकाना, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण में जो सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा हमारा तीसरा स्थल, पाकिस्तान का तीसरा स्थल सुतका गेंडोर। तो टॉपिक डालिए सुतका गेंडोर। तीसरा आएगा हमारा सुतका गेंडोर। तो बाबू सुतका गेंडोर की खोज हुई थी लगभग 1927 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आर.एन. एस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आर.एन. एस्टिन एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा 1927 में सुतका गेंडोर की खोज हुई थी दोस्तों। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों दास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। कहां पर है दोस्तों? तो बलूचिस्तान में। कहां पे? बलूचिस्तान में।
जो कहाँ पर स्थित है बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान में दोस्तों, कहाँ पर, पाकिस्तान में। सुदगा गेंडोर की जो खोज हुई थी वो 1927 में आर्यन एस्टिन के द्वारा की गई, जो दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में हमारा आएगा लास्ट चनुदड़ो। दोस्तों जो चनुदड़ो की खोज हुई थी वो लगभग 1931 में, यानी कि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, उसके तुरंत 10 साल बाद में चनुदड़ो की खोज हुई थी दोस्तों। जो इसकी खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो एमजी मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा, एमजी मजूमदार। एमजी मजूमदार, गोपाल मजूमदार के द्वारा। चनुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, मजूमदार द्वारा 1931 में। तो दोस्तों ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर, सिंधु नदी के तट पर। कौन से जिले में पड़ता है, तो नवाबशाह शहर में स्थित है। कहां पर, नवाबशाह शहर में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों चनुदड़ो की खोज 1921 में एमजी मजूमदार यानी कि गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी, जो सिंधु नदी के तट पर नवाबशाह शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद में आते हैं भारत में जो प्रमुख स्थल खोजे गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लिखिए भारत के प्रमुख स्थल। भारत के प्रमुख स्थल। दोस्तों भारत के प्रमुख स्थलों में हम सबसे पहले गुजरात के स्थल के बारे में देखते हैं। गुजरात के स्थल। तो दोस्तों गुजरात में एक स्थल प्राप्त हुआ था, लोथल। कौन सा, लोथल। लोथल की खोज की गई थी 1954 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों, रंगनाथ राव के द्वारा। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, बोगवा नदी के किनारे। कहां पर स्थित है, गुजरात में। दोस्तों लोथल के बाद आता है दूसरा स्थल, रंगपुर। दोस्तों रंगपुर की खोज 1953 से 54 के बीच हुई थी, यानी कि 1953 से 1954 ईस्वी के बीच में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रंगनाथ राव के द्वारा। दोस्तों ये सुखबादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सुखबादर नदी के किनारे। कौन से जिले में स्थित है, काठियावाड़, जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां पर, गुजरात में। तो रंगपुर की खोज 1953 में या 1954 में की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। ये सुखबादर नदी के किनारे काठियावाड़ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा सुरकोटदा। कौन सा स्थल आता है, सुरकोटदा। तो आप तीसरा टॉपिक लिखिए, सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा की खोज 1964 में। जब लोथल की खोज हुई थी 1954 में, उसके 10 साल बाद सुरकोटदा की खोज हुई 1964 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, जगपति जोशी के द्वारा। जो दोस्तों कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर, कच्छ के रण में, गुजरात में। इसके बाद दोस्तों अगला आता है धोलावीरा। कौन सा आता है, धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जेपी जोशी के द्वारा। जो दोस्तों कच्छ के रण में स्थित है। कहां पर स्थित है, कच्छ के रण में। तो धोलावीरा की खोज 1967-68 में की गई थी जेपी जोशी के द्वारा, और कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों गुजरात के स्थल हो गए। उसके बाद में
राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान, राजस्थान के स्थल जिसमें दोस्तों एक स्थल है कालीबंगा। दोस्तों जो कालीबंगा था इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। और दोस्तों इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? उत्खनन 1956 की बात है लगभग। इसका उत्खनन बीबीलाल व बीके थापर के द्वारा की गई थी। थापर। दोस्तों कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। और जो इसका उत्खनन हुआ था 1956 ईस्वी को बीबीलाल या बीके थापर के द्वारा। दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं हरियाणा के स्थलों के बारे में। तो दोस्तों हरियाणा के स्थल जिसमें से सबसे पहले बनावली। दोस्तों बनावली की खोज हुई थी 1974 यानी कि 1974 ईस्वी को आर.एस. बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा यानी कि रविंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह के द्वारा। किसकी खोज हुई थी? बनावली की। दोस्तों ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। जो बनावली है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में। इसकी खोज हुई थी 1974 में आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह के द्वारा। दोस्तों इसके बाद में आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों जो इसकी खोज उत्खनन हुआ था वो लगभग 1997 से 99 के बीच हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अमरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? राखी गढ़ी का जो उत्खनन किया गया था 1997 से 99 ईस्वी के बीच किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमरेंद्र सिंह के द्वारा। दोस्तों ये सरस्वती नदी, सरस्वती एवं द्रुसदूती नदी के बीच में स्थित है कौन सा? राखी गढ़ी। तो दोस्तों जो इसका उत्खनन हुआ था 1997 से 99 के बीच में अमरेंद्र सिंह के द्वारा सरस्वती एवं द्रुसदूती नदी के किनारे स्थित है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं पंजाब के स्थल के बारे में। तो दोस्तों अगला होगा हमारा पंजाब के स्थल। पंजाब के स्थल दोस्तों पंजाब में एक स्थल था रोपड़, जिसकी खोज हुई थी लगभग 1950 ईस्वी में बीबीलाल द्वारा। किसके द्वारा? बीबीलाल द्वारा। और दोस्तों जो इसका उत्खनन हुआ था वो उत्खनन हुआ था लगभग 1955 से 56 ईस्वी को। किसके द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया 1955 ईस्वी को। और जो इसकी खोज हुई थी वो 1950 ईस्वी को बीबीलाल द्वारा किया गया था। दोस्तों इसके बाद पंजाब के स्थल हो गया सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल दोस्तों जो सबसे ऊपरी स्थल था वो था मांडा। कौन सा था? मांडा, जो दोस्तों कश्मीर में स्थित है। कहां पर? कश्मीर में। कहां पर स्थित है? कश्मीर पे चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। दोस्तों इसके बाद में जो
ये तो ऊपरी स्थल हो गया। और पूर्वी स्थल था दोस्तों, पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर, जो दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडन नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? इंडन नदी के किनारे। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी स्थल था, जो दक्षिणी स्थल था सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, तो दोस्तों वो था देमाबाद। कौन सा था? देमाबाद। देमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। दोस्तों जो पश्चिमी स्थल था सुत का गेंडोर। कौन सा था दोस्तों? सुत का गेंडोर, जो दोस्तों दास नदी के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित था। कहां पर? पाकिस्तान बलूचिस्तान में। तो दोस्तों ये प्रमुख स्थल थे। इन एक एक स्थलों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए हड़प्पा स्थल। तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था सिंधु क्षेत्र में, तो दोस्तों वो था हड़प्पा स्थल। तो दोस्तों सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए हड़प्पा स्थल। कौन सा? हड़प्पा। दोस्तों सिंधु क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसेज ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसेज ने। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिंधु क्षेत्र में स्थल खोजा गया था कौन सा था? हड़प्पा स्थल। दोस्तों इसकी खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी दयाराम साहनी द्वारा किसके संरक्षण में दोस्तों? तो दोस्तों जॉन मार्शल के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? जॉन मार्शल के संरक्षण में। जो हड़प्पा की खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण में, जो दोस्तों रावी नदी के तट पर कहां पर स्थित है? रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी पाकिस्तान में। कहां पर? माउंट गोमरी पाकिस्तान में। दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी जिले में पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इस श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? श्रमिक यानी कि मजदूरों के लिए प्रसिद्ध था। और यहां से हमें श्रमिकों से संबंधित चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे कि यहां से हमें कुमार का चाक। कौन सा चाक? कुमार का चाक। किसका चाक प्राप्त हुआ था? कुमार का चाक, जिसपे अन्नागार बनाया गया, यानी कि यहां से हमें अन्नागार भी प्राप्त हुआ। अन्नागार दोस्तों, अन्नागार वो होता है अनाज रखने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए एक मटके टाइप का जो भंडार बनाया जाता है उसे अन्नागार बोला जाता है। दोस्तों कुमार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की प्रतिमा। उसके बाद दोस्तों लकड़ी की ओखली। किसकी ओखली? लकड़ी की ओखली। उस समय दोस्तों चीजों को कूटने के लिए चक्की वगैरह तो थी नहीं, इसलिए लकड़ी की ओखली बनाई गई। दोस्तों इसके बाद में ताबूत और कब्रिस्तान। दोस्तों जो ताबूत होता था उसमें शवों को बंद करके कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ताबूत और कब्रिस्तान भी यहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसको वर्तमान समय में RH-37 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से हमें जानवरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। जानवरों में हाथी की खोपड़ी और एक सींग वाला जानवर। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो मूवी थी उसमें हाथी और एक सींग वाले जानवर की कितनी वैल्यू थी? तो दोस्तों इसके बाद में ये हमारा हड़प्पा स्थल के बाद दूसरा हमारा आता है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल आता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो।
दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में, यानी कि हड़प्पा की खोज के तुरंत एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज होती है राकलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? राकलदास बनर्जी द्वारा। किसके संरक्षण में की गई दोस्तों? तो यह भी जॉन मार्शल के संरक्षण में, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जॉन मार्शल। दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। लरकाना जिले में। कहां पर? लरकाना जिले में, जो पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहां पर? पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण में किए गए। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था यह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित था? तो दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर। किस तट पर? दाएं तट पर स्थित था। किस तट पर स्थित था? दाएं तट पर। दोस्तों इस प्रकार से वहां सिंधु नदी बहती है, ये सिंधु नदी बहती थी। यहाँ पर मोहनजोदड़ो था और यहाँ पर चंद्रदुर्ग था। तो दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर तो मोहनजोदड़ो स्थित है और बाएं तट पर चंद्रदुर्ग स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमें एक टीला प्राप्त हुआ था। टीला प्राप्त हुआ था। कहां से? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान एक टीला प्राप्त हुआ, जो जिस पर से एक स्तंभ प्राप्त हुआ था, जो कुषाण वंश का माना जाता है, यानी कि कुषाण काल का जो वंश स्तंभ प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस टीले पर कुषाण काल का स्तंभ प्राप्त हुआ था। किसका? कुषाण काल का दोस्तों। किसका? कुषाण काल का। इसके बाद दोस्तों यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे कि जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों, मृतकों का टीला या फिर भूतों का टीला। दोस्तों आप मृतकों का टीला कहिए या भूतों का टीला कहिए, इससे में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? या आप तरबूज को वाटरमेलन कहिए या वाटरमेलन को तरबूज कहिए, है तो तरबूज ही दोस्तों। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इसे मृतकों का टीला या भूतों का टीला। और इसके साथ साथ दोस्तों इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसका? सिंधु का बाग। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ से हमें चीजें प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुआ था? पुरोहित आवास। क्या हुआ था? पुरोहित आवास। दोस्तों पुरोहित आवास, जो पंडित वगैरह होते हैं पूजा वूजा करते हैं उन्हें पुरोहित बोला जाता है, जिन्हें पंडित भी कहते हैं और उन्हें पुरोहित भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें पुरोहित आवास प्राप्त हुआ था। इसके बाद में जो पंडित होते हैं वो पूजा करने से पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ था। स्नानागार क्या प्राप्त हुआ था? स्नानागार। यानी कि जो पंडित होते थे वो पूजा करने से पहले स्नान करते थे और स्नान कहाँ करते थे? स्नानागार। तो दोस्तों जो स्नानागार था यहाँ पर पानी कहाँ से आता था? तो कुओं से आता था। कहाँ से आता था? कुओं से। तो दोस्तों यहाँ से हमें कुआं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ये सिर्फ दोस्तों याद रखने की ट्रिक थी। तो यहाँ पुरोहित यानी कि पुरोहित आवास प्राप्त हुआ, स्नानागार प्राप्त हुआ और कुआं प्राप्त हुआ। दोस्तों कुओं से स्नानागार में पानी आता है और स्नानागार से पंडित यानी कि पुरोहित स्नान करते हैं। दोस्तों जो स्नान करने के बाद वो कपड़े भी पहनते होंगे, तो कपड़े किस तरीके के पहनते थे? तो सूती वस्त्र। कैसे? सूती वस्त्र। जो किसके बने होते थे दोस्तों? तो कपास के। तो इसका मतलब यहाँ से हमें सूती वस्त्र का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये भोजन करने के लिए जाते हैं कहाँ पर? अपने आवास में। और भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो अन्नागार से। तो दोस्तों अन्नागार क्या होता है? अन्नागार अनाज को संग्रहित करने के लिए जो भंडार होता है उसे अन्नागार बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ था।
अन्नागार। अब आगे दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद ये पशुपति शिव जी के मंदिर जाते हैं। कहाँ पर? पशुपति शिव जी के मंदिर। क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। किस रास्ते से जाते हैं? तो चौड़ी सड़कों से। किससे? चौड़ी सड़कों से। तो दोस्तों यहाँ से चौड़ी सड़कों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कहाँ जाते हैं? पशुपति शिव जी के मंदिर। पशुपति शिव जी के मंदिर। दोस्तों पशुपति का शिव जी का मतलब है कि जब उस समय शिव जी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, मूर्तियां प्राप्त हुई थी, उसके पास आसपास अनेक जानवरों के मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। इस कारण इन्हें शिव जी, पशुपति शिव जी के नाम से जाना जाने लग गया। तो दोस्तों पशुपति शिव जी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों जो मंदिर में सभा भवन भी होता था, क्योंकि सभा कहाँ की जाती थी, तो इसके लिए सभा भवन बनाया गया। सभा भवन, जो सभा भवन था उसमें नृत्य भी होता होगा, क्योंकि मनोरंजन के लिए कुछ चीजें भी हुई होगी। तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? नर्तकी की। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी दोस्तों? तो कांसे की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? कांसे की। एक महिला की नर्तकी की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो किसकी बनी हुई थी? कांसा की। और सभा भवन में इसके बाद नर्तकी की मूर्ति। और दोस्तों यहां से हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब जानते हो आप दोस्तों? स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार का होता है। देखो तो दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से होता था। इस तरीके का जो चिन्ह होता था वो स्वास्तिक का चिन्ह माना जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग किस समय किया जाता था? मांगलिक कार्यों के लिए। यानी कि जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे, पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, ये शादी विवाह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्वास्तिक का चिन्ह का। तो दोस्तों यहाँ से हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम शिल्प कला के बारे में। किसके बारे में? शिल्प कला के बारे में। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो शिल्प कला थी वो कैसी थी? तो दोस्तों आगे आएगा हमारा शिल्प कला। शिल्प कला, हड़प्पा और दोस्तों मोहनजोदड़ो में कंपैरिजन करते हैं। किसके कंपैरिजन करते हैं दोस्तों? शिल्प कला का। तो हड़प्पा की तरफ पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति, क्योंकि दोस्तों पुजारी पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में। और मंदिर में किसकी मूर्तियां होती हैं? भगवान की। और ज्यादातर किस धातु की होती है? पत्थर की। तो दोस्तों यहाँ से भी पुजारी की जो पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसके साथ साथ मानव की तांबे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था, यहां से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? नर्तकी की। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की? तो दोस्तों कांसा की। किसकी? कांसा की। क्योंकि दोस्तों इस समय तांबा का तो भंडार प्राप्त हुआ है। तांबा का भंडार प्राप्त हुआ है, किंतु प्रयोग किसकी करती थी? कांसा का। किसका करते थे? कांसा का। दोस्तों एक और स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से कांसा का बेल प्राप्त हुआ था। किसका? कांसा का बेल। उसके बाद दोस्तों बनावली, बनावली और जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो और बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। किसका? मिट्टी का हल, जिसे दोस्तों टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेराकोटा के नाम से। टेराकोटा के नाम से जो बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, और कालीबंगा से कांसे का बेल प्राप्त हुआ है। इसके बाद शिल्पकला के बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम मरण मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? मरण मूर्तियों के बारे में। तो दोस्तों मरण मूर्ति, दोस्तों जो मरण मूर्तियां थी वो चिकोटी पद्धति से बनी हुई थी। किससे? चिकोटी पद्धति से। किससे बनी हुई थी? चिकोटी पद्धति से। तो दोस्तों वो किस धातु की बनी हुई थी? सेल कड़ी की। किसकी? सेल कड़ी की। और जो सेल कड़ी था ये एक प्रकार का मिट्टी का प्रकार है। किसका? मिट्टी का। मिट्टी का प्रकार। तो दोस्तों
जो मनन मूर्तियां थी वो चिकोटी पद्धति की बनाई जाती थी और सेलकड़ी की बनी होती थी, मिट्टी के एक प्रकार है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो से, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी, घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं हम मनकों के बारे में दोस्तों। उस समय जो मोहनजोदड़ो था उस समय किस प्रकार के मनकों का प्रयोग करते थे। अब मनकों का मतलब होता है आभूषण, जो गले में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों, गले में पहने जाने वाला आभूषण, जाने वाला आभूषण, इनको मनका बोला जाता है दोस्तों। ये किस आकार के थे, किस आकार के थे, तो दोस्तों ये बेलनाकार थे। किसके आकार के, बेलनाकार के दोस्तों। जो मनके होते थे वो किस धातु के बने होते थे, तो दोस्तों वो सोने के बने होते थे, वो चांदी के बने होते थे, वो माणिक्य के बने होते थे। उसके बाद दोस्तों ये सीप के बने होते थे। उसके बाद दोस्तों ये मिट्टी के बने होते थे और हाथी दांत के बने होते थे। हाथी दांत, किसके, हाथी दांत के दोस्तों। जो मनकों का कारखाना है वो कहां पर प्राप्त हुआ था, मनकों का कारखाना दोस्तों, जो मनकों का कारखाना था वह लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल और चंदुदड़ों से दोस्तों। लोथल समुद्र के किनारे स्थित था, इस कारण ये एक बंदरगाह था और यहाँ से विदेशी व्यापार किया जाता था। जो विदेशी व्यापार किया जाता था वो किसका किया जाता था, मनकों यानी कि आभूषणों का विदेशी व्यापार किया जाता था। इस कारण यहाँ से में मनकों का कारखाना प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों चंदुदड़ो, चंदुदड़ो महिलाओं से संबंधित था दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ब्यूटी पार्लर की चीजें ज्यादा प्राप्त हुई है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर जो मनका था इनका प्रयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, इस कारण यहाँ से मनकों का कारखाना प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों मृदबांडों की बात करते हैं। किसकी, मृदबांड। जो मोहनजोदड़ो था उस समय लाल और काले, लाल काले मृदबांड बहुत प्रचलित थे। मृदबांड बहुत प्रचलित थे। कौन से, लाल और काले मृदबांड प्रचलित थे दोस्तों, किस समय, मोहनजोदड़ो के समय। और दोस्तों लोथल जो स्थान था, कौन सा स्थान, जो ये लोथल स्थान है, यहां से हमें पंचतंत्र, पंचतंत्र से लिखे मृदबांड प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो लोथल से प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों अब मोहरों की बात कर लेते हैं। किनकी, मोहरों की, मोहरों की। तो दोस्तों एक कला और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट था, बहुत उत्कृष्ट था। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था यहां से किस प्रकार की हमें मोहरें प्राप्त हुई थी, तो वर्गाकार या फिर चौकोर। दोस्तों यहां से हमें वर्गाकार और चौकोर मोहरें प्राप्त हुई थी। और जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुई थी। और वर्गाकार और चौकोर मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, सिंधु सभ्यता से। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो, इस समय जो मोहरें थी उस पर बेल का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, बेल का चित्र। किस पर, मोहरों पर। किस पर प्राप्त हुआ है, मोहरों पर। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं हम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। इनके बीच की दूरी कितनी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों 482 किलोमीटर,
कितनी थी? 482 किलोमीटर। किनके बीच? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच। दोस्तों एक व्यक्ति थे पिग्गट। कौन थे? पिग्गट। पिग्गट के अनुसार जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी बताया। किसने? पिग्गट ने। सिंधु की जुड़वा राजधानी किसने बताया दोस्तों? पिग्गट ने। इसके बाद दोस्तों अब आगे चलते हैं हम सुतका गेंडोर। तीसरा स्थल आता है हमारा सुतका गेंडोर। हमारा मोहनजोदड़ो कवर हो गया, हड़प्पा कवर हो गया, अब अगला आएगा हमारा सुतका गेंडोर। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक है सुतका गेंडोर। दोस्तों जो सुतका गेंडोर था इसकी खोज हुई थी 1927 यानी कि 1927 ईस्वी को आर्यन एस्टिन के द्वारा। दोस्तों ये दास नदी के किनारे, किस नदी किनारे? दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा? सुतका गेंडोर। 1927 में आर्यन एस्टिन के द्वारा इसकी खोज की जाती है और दास नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों जो सिंधु क्षेत्र था, सिंधु क्षेत्र का सबसे पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों सबसे पश्चिमी क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था वो सुतका गेंडोर था। दोस्तों ये एक बंदरगाह भी था। इसके बाद दोस्तों अगला हम चलते हैं चनुदड़ो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगला डालिए आप चनुदड़ो। तो दोस्तों अगला टॉपिक डालिए आप चनुदड़ो। दोस्तों जो चनुदड़ो की खोज हुई थी वो 1931 ईस्वी को। कब हुई थी? 1931 ईस्वी को, 1931 को। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी को हुई थी। उसके 10 साल बाद में चनुदड़ो की खोज होती है 1931 ईस्वी को। किसके द्वारा? एमजी मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? एमजी मजूमदार। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? एमजी मजूमदार, जिन्हें गोपाल मजूमदार के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? सिंधु नदी के तट पर। कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। तो दोस्तों एक स्थान है वहां पर नवाबशाह शहर। कौन सा? नवाबशाह शहर, जो पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान में। दोस्तों ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर? सिंधु नदी के बाएं तट पर। जैसे कि वहां पर सिंधु नदी बहती थी ऐसे, इस तरीके से। इस साइड पे दोस्तों दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है और बाएं तट पर चनुदड़ो स्थित है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर कुछ संस्कृतियाँ विकसित थी, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि संस्कृतियाँ, प्रमुख संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी? तो जूकर जाकर संस्कृति। कौन सी? जूकर जाकर। और सिंधु संस्कृति। कौन सी? सिंधु संस्कृति। दोस्तों इसके बाद में यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद दोस्तों सड़कों के बाद आते हैं सिक्के। जो सिक्के थे उन पर 3 घड़ियाल प्लस 2 मछलियों के चित्र प्राप्त हुए थे। किस पर? मछलियों के चित्र किस पर प्राप्त हुए थे? उन सिक्कों पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र प्राप्त हुए थे। जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी और यहाँ से झुककर जाकर संस्कृति और सिंधु संस्कृति विकसित थी। और दोस्तों जो चनुदड़ो था वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ से कुछ चीजें प्राप्त हुई थी, जैसे कि दोस्तों यहां से महिलाओं से संबंधित चीजें प्राप्त हुई थी। किससे? महिलाओं से।
महिलाओं से संबंधित, जैसे कि यहां से हमें ब्यूटी पार्लर की चीजें प्राप्त हुई। ब्यूटी पार्लर, कंघा, लिपस्टिक, शीशा, काजल, गुड़िया और सुई धागा, इस तरह की चीजें प्राप्त हुई थी। कहां से? चंदूदड़ों से। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित चीजें प्राप्त होने के कारण जो चंदूदड़ों था इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया। दुर्गीकृत का मतलब होता है दोस्तों, जो नगर होते हैं, नगर, उनके चारों तरफ दीवार बनाई जाती है और उन पर सैनिक तैनात किए जाते थे। दुर्गीकृत क्यों किए जाते थे? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों के बचाने के कारण इन्हें दुर्गीकृत किया जाता था दोस्तों। तो यहाँ पर दुर्गीकृत की व्यवस्था नहीं थी। किसकी? दुर्गीकृत की। दुर्गीकृत की व्यवस्था नहीं थी। जहाँ ब्यूटी पार्लर जैसी चीजें मिलती हैं वहां पर सभी तरह की महिलाएं आती हैं। क्या दोस्तों, अभी के समय में जो ब्यूटी पार्लर होता है वहां पर सभी तरह की महिलाएं जाती हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक होता है क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई दुर्गीकृत की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो चंदूदड़ों था उसको आकर्षित बनाने के लिए, क्योंकि महिलाओं से संबंधित चीजें प्राप्त हुई थी और महिला जहां पर जाती है वो उन्हें आकर्षित चीजें ही पसंद थी, इसलिए चंदूदड़ों को आकर्षित बनाने के लिए यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग किया गया था तो वो वक्राकार ईंटों का और जो वक्राकार ईंटें थी उस पर अलंकृत किया गया था। किस पर? ईंटों पर अलंकृत, यानी कि जो ईंटें होती थी उनको वक्राकार टाइप से बनाया गया और उनको डिजाइनिंग तरीके से बनाया गया। इन ईंटों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? चंदूदड़ों में, क्योंकि दोस्तों ये महिलाओं से संबंधित थी और महिलाओं की सबसे ज्यादा प्यारी सी चीजें, यानी कि आकर्षित करने वाली चीजें बहुत पसंद होती है, इसलिए यहाँ जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो वक्राकार और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया और इस क्षेत्र को दुर्गीकृत नहीं किया गया दोस्तों। इसके बाद कुछ चीजें और प्राप्त हुई थी, जैसे कि दोस्तों यहां से मनकों का कारखाना, उसके बाद में यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए, किसका? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पंजे का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से? चंदूदड़ों से। तो दोस्तों इसके बाद में यहां से पकी हुई नाली को प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की पकी हुई नाली नुमा चीजें भी मिट्टी की पकी हुई नाली भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से दोस्तों जो पाकिस्तान के स्थल थे जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके बाद में सुटका-गेंडा और चंदूदड़ों के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। और कल हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जो भारत के प्रमुख स्थल थे, जब भारत में खोजे गए स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।